इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक आदमी का खून किया है। मैं अपने आप को गिरफ्तार करवाने आई हूँ। किसे मारा है आपने? एक गुब्बारे वाले को। मैं मंदिर के सामने वाली सड़क पर खड़ी थी। सड़क पार करना चाहती थी और गाड़ियों की वजह से तभी एक गुब्बारे वाला आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सड़क पार करवा दिया। पूरी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने, लेकिन जब जिंदगी खत्म होने आई तो एक इंसान की जान ले बैठी हूँ। कहाँ हुआ था ये? सर इस जगह को देख के तो नहीं लगता यहाँ वैसा कुछ हुआ होगा। लेकिन वो औरत झूठ क्यों बोलेगी? एक काम करो, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। ठीक है? अजीब बात है सर, यहाँ हर कोई कह रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तक लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ कोई गुब्बारे वाला बैठा ही नहीं। कमाल है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और यहाँ पर किसी ने कुछ देखा भी नहीं। चलो माना कि कुछ देखा नहीं, फिर भी लाश कहाँ है? वो सामने बैंक में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहाँ से फुटेज मंगाओ। अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो डेफिनेटली कुछ उसमें मिलेगा। लाश कहाँ गई मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने उसे मारा है, ऐसी बात मैं झूठ थोड़ी कहूंगी। ठीक है माँ जी, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। कहाँ रहती हैं आप? घर क्यों पूछ रहे आप? खूनी की जगह तो जेल में होती है ना, मुझे यही रख लो जेल में। देखिए, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि आप जो कह रही हैं वो सच है, ना ही आपके खिलाफ कोई कंप्लेन है। इसलिए फिलहाल हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। अपना एड्रेस बताइए। वो जो बड़ा वाला मंदिर है ना, शिवाजी नगर के पार्क के पास, वहीं से कुछ थोड़ा आगे है। थोड़ा आगे है मतलब? आपको अपना एड्रेस मालूम नहीं है? मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है, इसलिए इतनी कमजोर और उम्र दराज औरत अपनी छड़ी से किसी को मारे और वो रास्ते पे गिर पड़े, मुश्किल लगता है। इसके अलावा इस तरह के इंसिडेंट की कोई दूसरी रिपोर्ट भी नहीं आई है, ना हमारे पास ना कंट्रोल रूम के पास। सर मुझे तो मामला कुछ और लगता है, वैसे भी इनकी दिमागी हालत कुछ। जो भी हो, हमें इनकी फैमिली को तुरंत रिपोर्ट करना होगा। और ये जिस शिवाजी नगर के मंदिर के बारे में जिक्र कर रही है, उसके आसपास जाओ और ये खबर करो कि कोई इनको या इनके फैमिली को जानता हो। राइट सर। सुनिए, हो साहेब, इन्हें पहचानती हैं? हो साहेब, ह्या तर अंतराजी। आप कह रहे हैं कि माँ पुलिस स्टेशन में है, घर पे नहीं है?
हाँ, माँ जी सच में घर पर नहीं है। आप लोगों की 75 साल की बूढ़ी माँ जो बिना छड़ी के सहारे चल भी नहीं सकती है, सुबह से घर में नहीं है और आप लोगों को पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। सर मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने सोचा होगी यहीं पे। सर वो एक्चुअली माँ जी की आदत है ऐसे ही बिना बताए घर से निकल जाने की। हम खुद भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं हमें परेशान करने के लिए। वैसे आप लोगों के चेहरे देखकर लगता तो नहीं है कि आप लोग उनके लिए परेशान हैं। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। आपकी माँ पुलिस स्टेशन में, उन्होंने सरेंडर किया। उनका कहना है कि उन्होंने किसी गुब्बारे वाले का मर्डर कर दिया। आई बाबा कुठे आहे? वो अब तक आई क्यों नहीं? उनकी गुब्बारे भीग गई होंगी ना अब तक। बाबा ये दिल, हाँ तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो। चलो पहले खाना खा लो। वो किसी काम में फंस गए होंगे ना, इसलिए ज्यादा लेट हो गया उनको। लो। आई बाबा को फोन करो ना। बैलेंस भी अभी खत्म होना था। तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। खा बेटा। दीपिका जरा फोन देना। काय झालं वहिनी, सब ठीक तो है? वो 4 दिन से घर नहीं आया ना, इसलिए फिक्र हो रही है। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने उस आदमी को खून किया है। मुझे यही रहना है जेल में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। मैं यहीं रहूंगी। माँ जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने आपकी बताई हुई जगह पर पूछताछ की, उसके अलावा हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। कोई मरा नहीं है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। माँ क्या है ये सब? अच्छा लगता है क्या? चलिए आप उठिए। नहीं नहीं, मुझे यहीं रहना है। क्या बात है माँ जी, आप अपने घर नहीं जाना चाहते? कोई परेशानी है क्या? सावकाश। थैंक यू सर। चलो माँ चलो, लीजिए चलो। हाँ भी माँ खाम परेशान हो जाती है। चलिए। बस एक बात समझ में नहीं आई, ये माँ जी अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती? सर मैंने इनके पड़ोसी से पूछताछ की। क्या सर अंतरा जी साहब, इनके साथ इनके घर वालों ने कुछ गलत किया है क्या? मंजे बड़ी अजीब फैमिली है सर इनकी। रात को अक्सर इनकी रोने की आवाज़ आती रहती है उनके कमरे से, और दिन में इनकी बहुएं चिल्लाती रहती है। और कुछ पता चला? हाँ सर, तो इनका बड़ा बेटा धीरज एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है और छोटा बेटा समर B ग्रेड नॉवल लिखता है। सर इन दोनों की बीवियां घर में हाउसवाइफ है। ये क्या करे? अरे ये तो मेरे से अरे बस करो। ये तो उनकी आखिरी निशानी है बेटा। माँ ये सब ड्रामा बंद करो। उनका निशानी नहीं रहा तो उनकी निशानी रखकर क्या होगा? कब से कचरा इकट्ठा करके रखा है, जगह होगी तो काम ही आएगी ना। ये सब फालतू की बातें बंद करो, इनको काम करने दो अपना। हटो। तेरे ऊपर तो रेड कलर बहुत सूट करता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पहनूं। बहू 6 महीने हो गए, चश्मा टूट गया, अभी तक नहीं बनवाया। अखबार तक पढ़ना छूट गया है मेरा। रुक मैं तुझे कॉल करती हूँ। क्यों, किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हो क्या, जो अखबार पढ़ना इतना जरूरी है? सही कह रही है भाभी, कोई जरूरत नहीं आपको अखबार पढ़ने की। एक गुब्बारे वाले मर्डर की कहानी भी ना आपने कोई भी अखबार की न्यूज पढ़कर बनाई होगी। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। तुम्हारा पति पिछले 4 दिन से गायब है और तुम अब आ रही हो रिपोर्ट लिखवाने। साहब वो अपने काम की वजह से 2-3 दिन के लिए हमेशा बाहर जाते थे और मुझे लगा कि वो लौट आएंगे। पहले तो उनका फोन भी लगता था साहब, पर अभी फोन भी बंद है। और मैं पहले कभी पुलिस स्टेशन नहीं आई साहब,
मला समजत नव्हतं साहेब मी काय करू. साहब मेरे पति को ढूंढिए साहब. इनकी कंप्लेंट और इनके पति का नंबर दर्ज कर लो. जैसे ही आपके पति के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे. दवाई खा लो. तो दवा के लिए तो 2 घंटा और बाकी है. अभी दूध उबाला था, पी जाओ, बाद में मैं भूल जाऊंगी. हाँ, दूध गर्म है बहू, ठंडा करके दे दो ना. लोगों को उंगली दो तो वो पोंचा पकड़ते हैं, लेकिन तू तो सीधा गर्दन पकड़ती है. ठंडा चाहिए? ये ले, हो गया. क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? टीवी चल रहा है और क्या. लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें आपके पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि अंतरा जी की यहाँ से रोने की आवाजें आ रही हैं. माँ जी आप ठीक तो है ना? आपके सामने तो बैठी हैं, ठीक नहीं लग रही हैं क्या? थोड़ी देर पहले टीवी की वॉल्यूम ज्यादा थी, इसलिए पड़ोसियों को गलतफहमी हो गई होगी और आपको फोन खटका दिया. माँ जी क्यों रोएंगी? देखिए माँ जी, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी, तो आप हमें बताइए. आपको डरने की जरूरत नहीं है. गलत तो मैंने किया है, मार डाला उसको. देखा सर, ऐसी उटपटांग बातें किया करती हैं. आप तो क्या किसी को ऐसा ही लगेगा ना कि हम इन्हें परेशान करते हैं? अरे हमें तो खुद ही नहीं समझ में आता है हम क्या करें इनका. सर कुछ मिला नहीं इधर देखने के पास. ठीक है, आसपास और चेक करो और सभी लोगों से पूछताछ करो. सर इस फोटो को ध्यान से देखो. ये आपके एरिया का ही रहने वाला है. इसको देखा है कभी? सर किसी आदमी की रोजी रोटी का जरिया यही हो तो इसे लवारिस की तरह छोड़ के नहीं जाएगा. एक काम करो सर, आसपास अच्छे से पूछताछ करो, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है. जाओ सर. मैं करता हूँ बात. सर कुछ नहीं मिला और किसी ने उसको देखा भी नहीं. एक काम करो सर, उसकी फोन की लोकेशन निकलवाओ, शायद उससे कुछ पता चल सके. ये क्या चल रहा है यहाँ? मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग हो कि जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी इस माँ की वजह से हो रहा है. बताया था ना पुलिस वाले के सामने क्या बोला था इन्होंने. नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं. अरे रहने दो यार, अच्छी तरह जानता हूँ मैं आपको. इतनी शिकायत तो मर जाओ ना, आपकी भी छुट्टी होगी और हमारी भी. क्या हो रहा है ये सब? मैंने पूछा क्या हो रहा है ये सब? एक तो पूरे दिन वहां ऑफिस में झक मरवाओ और यहाँ घर पे आके ये झेलो. मैं भी यही कह रहा था भाई. माँ तो पागल है ही और सड़क छाप नॉवल लिखते लिखते तेरा दिमाग भी सड़ गया है. और तुम तो समझदार हो ना, फिर संभालती क्यों नहीं साहब? सर गुब्बारे वाले कुमार का फोन लोकेशन आ गया है. आखिरी बार उसका फोन शिवाजीनगर थाने के पास एक्टिव था और बाद में वहीं पे स्विच ऑफ हो गया. एक काम करो, शिवाजीनगर थाने में उसका फोटो फैक्स करो, मैं बात करता हूँ अभी. सर हाँ फैक्स मिल गया. हाँ गुब्बारे वाला 4 दिन से मिसिंग है. ठीक है हम देखते हैं. क्या बोला दिनेश? सर एक गुब्बारे वाला गोखले नगर पुलिस स्टेशन से फ़ोन था, इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई. 4 दिन से गायब है. 4 दिन से गायब है? इलिया से अंतरा जी हमारे पुलिस स्टेशन कब आई थी? सर तकरीबन 4 दिन पहले. 4 दिन पहले. मैंने एक आदमी का खून किया है. किसे मारा है आपने? एक गुब्बारे वाले को. इसका मतलब ये है कि जिस दिन ये गायब हुआ उसी दिन अंतरा जी हमारे पुलिस स्टेशन में आए. इलियास सर अंतरा जी को बुला लें. साहब मैं तो आपको कब से यही कह रही हूँ, लेकिन आप है कि मेरा यकीन नहीं कर रहे. यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है अंतरा जी. ये बात सच है कि एक गुब्बारे वाला गायब है. ये भी हो सकता है कि ये वही गुब्बारे वाला हो जिसके बारे में आप हमें कह रही हैं और आपको लगता है कि आपने उसे मारा है, लेकिन ये बात हमारे गले के नीचे नहीं उतर रही है. अंतरा जी इस मामले में आप हमसे कुछ छुपा रही हैं. अंतरा जी सच क्या है हमें बताइए.
हम सच सुनने का इंतजार कर रहे हैं अंतरा जी। अंतरा जी बोलिए। मेरा बेटा धीरज, उसी ने मारा है उसको। क्या? ये कैसे कह सकती है? मैंने खुद देखा है उसे, उस आदमी के साथ। उन्हें बचाने के लिए आपने ये इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया? मेरा बेटा है वो, पूरा घर उसी से चलता है। अगर मैं जेल चली जाती तो वो बच जाता और मेरी बची हुई जिंदगी सुकून से कट जाती। बात तो सुनिए आप। सर मेरी माँ झूठ बोल रही है सर, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। अरे दिमाग खराब हो गया सर उसका। पहले उसने कहा था कि उस गुब्बारे वाले को उसने मारा है, और अब वो ये कह रही है कि मैंने मारा है। वो झूठ ना कल बोल रही थी ना आज बोल रही है, क्योंकि जिस आदमी के बारे में वो बात कर रही है वो सच में गायब है। ठीक 6 तारीख से तुम्हारे इलाके में वो गुब्बारे बेच रहा था और उसी इलाके से वो गायब हुआ है। उसके फोन का लास्ट एक्टिव लोकेशन भी वही था, और तुम्हारी माँ ने खुद तुम्हें उससे बात करते हुए देखा है। मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि मैंने उससे बात नहीं की। तेरी माँ हमें झूठी कहानी सुना रही थी उस गुब्बारे वाले की, तब तूने क्यों नहीं कहा कि तू किसी गुब्बारे वाले को जानता है? मैं जानता वानता नहीं हूँ सर उसको। उस दिन सर मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो जैसे ही मैं निकला वो गुब्बारे वाला मेरे सामने आ गया सर, और मुझसे गुब्बारे लेने के लिए कहने लगा। मैंने उसे मना कर दिया सर। उसके बाद भी सर वो गिड़गिड़ाने लगा, तो मैंने रुपये निकाल के उसे दे दिए, फिर मैं चला गया सर। और सर मेरी माँ ने मुझे उससे बात करते हुए देखा है ना सर, उसका खून करते हुए तो नहीं देखा है। तो फिर आप किस बिना पे सर इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं आप? सर मुझे जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूँ सर। जाने देंगे, लेकिन ये केस सॉल्व होने के बाद। सर कुमार के गायब होने से कुछ दिन पहले उसे धीरज के ऑफिस के बाहर देखा गया। इसे पहचानते हो? इस आदमी को देखा है मैंने सर। कब, कहाँ? लेकिन किसी ने भी उसको धीरज के ऑफिस के अंदर जाते हुए नहीं देखा, ना ही उससे बात करते हुए देखा, ना ही उसके साथ आते जाते देखा। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो मेरे ऑफिस के सामने क्या कर रहा था? ये मेरी गलती है कि जिस एरिया में मेरा ऑफिस है वहीं वो अपने गुब्बारे बेचता था। आपको धोखा हुआ है, मैं किसी का खून वून नहीं कर सकता। मेरी माँ मुझे जानबूझ के फंसा रही है, मुझसे बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए? किस बात का? वो मुझे अपने पति यानी मेरे बाबा की मौत का जिम्मेदार समझती है। हाँ, वही जिम्मेदार है मेरे पति की मौत का। उस दिन उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी। डॉक्टर को फोन करो। थोड़ा पानी पी लो, पानी। अरे समीर, समीर जरा आना, बाबा को कुछ हो रहा है। समीर पानी पी लो। समीर, समीर। सुबह सुबह आप लोगों का ये ड्रामा शुरू हो गया। मुझे एक्सपोर्ट बॉडी की मीटिंग में जाना है। अब वो मीटिंग अटेंड करूं कि यहाँ रुकूं, अपने आप देख लेना। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच कहा है। पागल है वो, और झूठी भी, और वो अब भी झूठ बोल रही है। अगर खून हुआ है तो डेड बॉडी मिलनी चाहिए। मिली है आपको डेड बॉडी? नहीं ना, फिर किस बिना पे आप मुझे यहाँ हिरासत में रख सकते हैं? सर इनका लॉयर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतरा जी हमसे वाकई में झूठ बोल रही हो, अपने बेटे से बदला लेने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही है? सर ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कोई तो है जो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। फिर से इंक्वायरी करो, और इस बार गहराई से पता करो पिछले 10 दिन में कुमार कहां कहां गया था और किस किस से मिला था। हो साहब, हाँ मानो साला होता, लेकिन किसी और के साथ, ये नहीं था। जिस गुब्बारे वाले के मर्डर का इल्जाम तुम्हारे भाई पर है, क्या तुम उसे जानते हो? जी सर,
उसे जानता हूँ, कई बार उसे मैंने अपने एरिया में गुब्बारे बेचते हुए भी देखा है। मैंने उसे बात भी की थी अपने भतीजे हर्ष के बर्थडे के लिए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा महंगा ही बोल रहा था गुब्बारों के बारे में। सिर्फ इतना ही? उसके साथ चाय की दुकान पर गपशप लड़ाने वाली बात बताना भूल गए या जानबूझ के नहीं बताया? तो अब मेरे बड़े भाई के बाद आप मुझ पे शक कर रहे हैं? सर, मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ। रियल लाइफ से मैं अपने कैरेक्टर्स और स्टोरीज उठाता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं लोगों से मिलूं, उनसे बात करूं, उन्हें जानूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी का खून किया है। इलियास, इन्हें लॉकअप में ले जाओ, कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर से मिलवाओ, शायद अगले नॉवेल का सब्जेक्ट मिल जाए। सर, मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ सर। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। एक भाई बिजनेसमैन और दूसरा नॉवेलिस्ट, इस गुब्बारे वाले के साथ इनका क्या कनेक्शन हो सकता है? और इस गुब्बारे वाले को मार के या उसे गायब करके इनको क्या मिलने वाला था? सर, हो सकता है कि इनकी बातें सच हो और हम गलत जगह कनेक्शन ढूंढ रहे हो। इलियास, एक काम करो, गोखले नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर जो इस कुमार के मिसिंग केस में काम कर रहे हैं उससे बात करो। जितनी इंफॉर्मेशन तुम उससे निकाल सकते हो उतनी निकालो, और ये पूरी डिटेल्स उसके फोटोग्राफ के साथ सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। सर, आपको एक लीड देनी थी। क्या? गणेशपुरा पुलिस थाने से कॉल आया था। उनका कहना है कि मर्डर के एक केस में प्राइम सस्पेक्ट है ये गुब्बारे वाला। क्या? ये गुब्बारे वाला प्राइम सस्पेक्ट? अरे जूही, जूही, अरे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। समीर, अरे कैसे क्यों करते हो? अरे कोई तो सुनो। अरे क्यों शोर मचा रखा है? पानी चाहिए। सर, 26 अगस्त को मीना नाम की औरत की लाश मिली थी। उसकी एक बेटी रानो थी जो तब से लापता है। उसके बाद उसे पास के बस स्टॉप पे रानो के साथ बस पे चढ़ते हुए देखा गया। तब से तलाश जारी है। ना रानो का पता है ना कुमार का। सर, मीना की लाश यहीं पे मिली। सर, ये मीना की पड़ोसी, इन्होंने ही आखिरी बार उसे कुमार के साथ देखा था। क्या आपको पूरा यकीन है कि हाथ तोच माणूस होता? हाँ साहब, 100% यही आदमी था। गए महीने की 26 की शाम को मीना के साथ कुछ बात कर रहा था और फिर कुछ घंटों के बाद पता चला कि मीना को किसी ने मार दिया है करके। और साहब, ये कोई 4 दिन पहले मीना के नाम पर कुछ आया था डाक से। शेल्टन हाई कॉन्वेंट स्कूल से लेटर, वो भी रानो के नाम? सर, ये तो महंगा स्कूल है। इतने महंगे स्कूल में रानो का एडमिशन? ये मीना के पति के बारे में क्या जानती हैं? मीना बोलती थी बहुत पहले ही छोड़ के भाग गया था उसको। कभी बताया क्यों छोड़ दिया था? वो तो कभी कुछ नहीं बोली साहब। चलो, पहले अंतरा और गुब्बारे वाला कुमार, फिर धीरज और उसका भाई समर, और अब मीना और उसकी गायब बेटी रानो। ये एक दूसरे से बहुत अलग है, फिर भी इस केस से जुड़े हुए हैं। आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है इन सबका आपस में? कहीं ये कुमार, जिसको अब तक हम विक्टिम समझ रहे थे, तो आखिर एक मुजरिम निकला, मीना का कातिल। सर, हो सकता है वो मीना का पति हो और मीना की तरह रानो को अपने साथ ले गया। लेकिन सर, मीना अपने बच्ची को जिस स्कूल में पढ़ा रही थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो फी कैसे भर रही? कहीं ना कहीं से तो भर रही थी ना वो। बस तुम जाके ये पता करो कॉन्वेंट स्कूल में कि ये मीना पैसे भरने के लिए अकेली जा रही थी या उसके साथ कोई जा रहा था। वो कैश में भर रही थी या चेक से भर रही थी? और अगर चेक से भर रही थी तो वो चेक नंबर निकालो, और तुम दोनों, तुम अंतरा के घर जाओ और पता करो कि वहां कोई मीना को जानता था। ठीक है सर।
एक काम करते हैं, मीना की मौत के बाद उसकी कॉल डिटेल्स और उसके फ़ोन की लोकेशन दोबारा चेक करते हैं, देखते हैं कुछ नया पैटर्न मिलता है। एक काम करो, तुम कुमार की वाइफ के पास जाके पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। मला नहीं माहिती साहब, वो किससे मिलते, कहाँ जाते हैं। कहकर तो जाते हैं कि काम पे जाते हैं करके, और मैं उसी बात को सच मानती हूँ। अगर उन्होंने किसी दूसरी औरत को रखा रहेगा तो मुझे नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उसके व्यवहार में इन दिनों कुछ बदलाव महसूस किया था? वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ 20-25 दिन से वो थोड़ा लेट आने लगे थे, और जब भी मैं पूछती उनको तो वो टाल देते थे। टाल देता था? इस डॉक्यूमेंट की कॉपी मिल सकती है? जी बिल्कुल। सर, बिना एडमिशन के लिए अकेले गई थी, फी कैश में भरी थी, और उन दिनों मेड प्लेसमेंट एजेंसी में काम किया करती थी। सर, हमने कुमार की लोकेशन फिर से चेक की थी और उसकी मूवमेंट से ये पैटर्न मिला है। सर ये देखिए, नॉर्मली डेली वो इस रास्ते से जाया करता था, टेलीफोन एक्सचेंज होते थे, लेकिन सर 27 अगस्त के बाद से उसने अपना रास्ता बदल लिया। सर वो यहाँ पर रुकता भी था, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, उसके बाद सीधा घर। 26 अगस्त को मीना का मर्डर हुआ और उसी दिन वो रानो को लेके वहां से गायब हो गई। उसी के अगले दिन से उसने अपना रास्ता बदलकर वो इस जगह पे रुकना उसने शुरू कर दिया। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि उसने रानो को उसी एरिया में कहीं छिपा कर रखा होगा और उसे मिलने के लिए वो इस जगह रुकना उसने शुरू कर दिया होगा। चलो चलकर देखते हैं कि क्या मिलता है। और शिंदे, तुम उस प्लेसमेंट एजेंसी में जाके ये पता करो कि उन दिनों मीना कहाँ काम करती थी। सर चलो। रानो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो टाइम लगेगा, लेकिन इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई। सर ये तो इस कहानी में नया मूड आ गया, और अगर कुमार उसे नहीं मारना चाहता था तो इसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर क्यों कर रहा था? कुमार रानो को टॉर्चर नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि कुमार उसे रोज खाना देने जाता था। सिर्फ कुमार जानता था कि रानो कहाँ, लेकिन अचानक एक दिन वो गायब हो गया और इसलिए रानो भूखी प्यासी वहां पड़ी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रानो कुमार की बेटी थी, और अगर थी तो वो किससे छुपा रहा था? सर, मीना उन दिनों जहां काम करती थी उस जगह का पता मिल गया। चलो इसे जा रहे हैं सर। यहाँ क्या है सर? सर मुझे बताइए। चलो। क्या है ये? इस बार मैं माफ नहीं करूंगा आप लोगों को, सच कह रहा हूं। अरे वर्दियां पहन रखी तो आप कुछ भी करोगे, किसी भी शरीफ आदमी को उठा लोगे। मैं मानहानि का दावा करूंगा आप लोगों पे। देखो, ध्यान से देखो, मीना और उसकी बेटी रानो, याद आया? कौन है ये? मैं नहीं पहचानता इसे। नहीं पहचानता, नहीं पहचानता। पढ़ इसे, क्या लिखा है इसमें? इंग्लिश आती है ना तुझे पढ़नी, या हम पढ़ाए तुझे अपनी भाषा में? तेरी और रानो की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो कि पॉजिटिव। चकरा गए ना, तेरे बालों के सैंपल्स लिए थे हमने, और ये सबूत काफी है दुनिया और कोर्ट के सामने तुझे नंगा करने के लिए। और तू उगलेगा या हम तुझसे उगलवाएंगे? हाँ सर, इस सब के पीछे मेरा ही हाथ था। मीना मेरे ऑफिस में काम करती थी, मेरा रिश्ता बन गया था सर उससे, और बदकिस्मती ये रही कि वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर रानो पैदा हो गई। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं उस लड़की की परवरिश वैसे ही करूं जैसे मैं अपने बेटे की करता हूं। मैंने उसकी ये शर्त मान ली और उसे एक अच्छी स्कूल में डलवा दिया, और 6 महीने तक मैंने फीस भी जमा की। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर ये लड़की कल को पढ़ लिख गई और मेरे दरवाजे पे आके अपना हक मांगने लगी तो
मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा सर। मैं ये नहीं होने दे सकता था सर, कभी नहीं होने दे सकता था। एक दिन समर ने मुझे बताया उस गुब्बारे वाले के बारे में कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। बस मुझे अपने काम को अंजाम देने का हथियार मिल चुका था सर। जैसे ही मैंने उस गुब्बारे वाले के सामने 1 लाख रुपए रखे, वो तुरंत राजी हो गया। मैं उस बच्ची को नहीं मार सकता साहब। अरे आप बात समझते क्यों नहीं है? अरे मैं भी किसी का बाप हूँ। उस बच्ची की शक्ल देखने के बाद मुझे मेरी बच्ची की शक्ल याद आ गई। और एक बात और, ना तो मैं उस बच्ची को मारूंगा और ना आपको मारने दूंगा, चाहे जो हो जाए। एक दिन सर गुस्से में मेरी उससे हाथापाई हो गई। तुम्हें अपनी ही बेटी से उसकी बेटी होने का हक छीना, फिर उसकी माँ को उससे छीना, बदले में कुदरत ने तेरे बेटे से उसका बाप छीना, वो भी तेरी अपनी माँ के हाथों। कमाल है ना, कुदरत का इंसाफ। कुमार की लाश के साथ क्या किया तूने? उस कमीने को मैंने वहीं तालाब के पास मार के उसी में फेंक दिया। और इस तरह असली अपराधी धीरज को सामने लाकर पुलिस ने इस केस की फाइल बंद कर दी। अंतरा ने अपने बेटे और बहुओं के जुल्म और अपमान से तंग आकर अपने घर को छोड़ दिया और वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगी ताकि बाकी की जिंदगी सुकून से बिता सके। दूसरी तरफ धीरज को उसके किए गए अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। उसने अपनी जिस इज्जत, साख और परिवार को बचाने के लिए सब कुछ किया था, वो अब कुछ भी सलामत नहीं रहा। हम इंसान हैं और इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन जो गलतियां समाज और कानून के नियमों को तोड़ती हों, उन्हें करने से बचिए। और अगर आपसे ऐसी गलती हो जाए तो उसे छिपाने की बजाय स्वीकार करने की हिम्मत दिखाइए, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, अपने और अपनों के भविष्य को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।